नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य सीआईडी एकेडमी जौनपुर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आपने देखा रीजनिंग के भी चैप्टर स्टार्ट हो गए हैं और सब्जेक्ट वाइज धीरे धीरे सारे वीडियो आएंगे, सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलते चलेंगे। तो हम एक जरूरी पार्ट जो जीएस होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल स्टडी, उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट भूगोल हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी से। तो आज से ज्योग्राफी की वीडियो स्टार्ट होती हैं। हम ज्योग्राफी का अध्ययन 3 पार्ट में करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड, दूसरा पार्ट हमारा होगा विश्व भूगोल और उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत भूगोल। अब मेन क्वेश्चन आता है कि भूगोल के जनक कौन है। तो भूगोल के जनक हैं हिकैटियस। नाम मैं लिखता हूं, भूगोल के जनक हिकैटियस। दूसरी चीज, सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। आपको इस शब्द में बिल्कुल भी नामों में कंफ्यूज नहीं होना है। इसका एक हमारा वीडियो है भूगोल के कुछ खास विद्वानों का, जिन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, कैसे क्या है, कहाँ उनका क्या नाम है। इसके लिए हमारा एक वीडियो टॉप 20 क्वेश्चंस करके पहले बनाया गया है, आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आपको हिकैटियस और इरेटोस्थनीज में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। और आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग करने वाला विद्वान और भूगोल का जनक वो विद्वान, ये 2 नाम हैं, ये होते हैं जरूरी तौर पे। उसके बाद शुरू करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हेडिंग होगी हमारी ब्रह्मांड, यूनिवर्स। अब ब्रह्मांड की बात करते हैं तो सबसे पहले एक नियम आता है जिसे कहा जाता है भूकेंद्रीय सिद्धांत। तो हम एक एक नियम को क्रम से एक्सप्लेन करते चलेंगे। यूनिवर्स टॉपिक होगा हमारा, उसमें सिद्धांत होगा। स्टार्ट होगा पहली हेडिंग, भूकेंद्रीय सिद्धांत, जियोसेंट्रिक थ्योरी। अब जैसा कि शब्द से आप समझ रहे हैं भूकेंद्रीय, इसका मतलब भूमि यानी कि पृथ्वी केंद्र में होनी चाहिए, तो भूकेंद्रीय सिद्धांत, ये हो गई हेडिंग। अब इसके आगे आप ध्यान देंगे। चलिए लिखते हैं। 140 ईस्वी में मिस्र यूनान यानी कि मिस्र के विद्वान, नाम है उनका क्लाडियस टॉलमी। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम क्या है? भूकेंद्रीय सिद्धांत। अर्थ के हिसाब से आपको बता दिया गया, भू यानी कि पृथ्वी केंद्र में होनी चाहिए। भूकेंद्रीय सिद्धांत को दिया क्लाडियस टॉलमी ने। उन्होंने क्या बताया उनके हिसाब से, जैसे कि ये हो गई हमारी पृथ्वी, उन्होंने बताया पृथ्वी सौरमंडल या ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी ग्रह उपग्रह और हमारा सूर्य पृथ्वी का। तो ये हो गया जियोसेंट्रिक थ्योरी यानी कि भूकेंद्रीय सिद्धांत। लेकिन आपको पता है जबकि ये सत्य नहीं है, लेकिन उस समय हमारे पास इतनी दूरबीन या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। एक लंबे समय बाद इस सिद्धांत या इस नियम का विरोध हुआ और हमें ज्ञात हुआ, क्या ज्ञात हुआ? एक दूसरा सिद्धांत आता है जो इस सिद्धांत को गलत साबित करता है। तो अगला सिद्धांत क्या आता है? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, मतलब हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। जैसा कि आप नाम से इसको जान सकते हैं। अब क्या हुआ? अब सूर्य केंद्र में होगा और
इस सिद्धांत को देने वाले विद्वान का नाम क्या है? निकोलस कॉपरनिकस। पोलैंड के विद्वान निकोलस कॉपरनिकस ने दूसरा सिद्धांत दिया और उन्होंने भू केंद्रीय सिद्धांत को गलत करते हुए अपना सिद्धांत दूसरा पेश किया, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। उन्होंने बताया कि नहीं, पृथ्वी बिल्कुल भी हमारे सौरमंडल के केंद्र में नहीं है। तो निकोलस कॉपरनिकस ने बताया कि यह सूर्य केंद्रीय सिद्धांत यानी कि अभी हमारे सौरमंडल का केंद्र सूर्य है। अब थ्योरी कुछ इस तरह से बनी, ये हो गया सूर्य, इसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी क्या है? ग्रह। तो इस तरह से निकोलस कॉपरनिकस ने बताया कि हमारे सौरमंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमती और कुछ दूसरे ग्रह, उपग्रह, ये सभी अपने एक तारे के चारों तरफ घूमते हैं और हमारे सौरमंडल का हमारा तारा कौन है? हमारा तारा सूर्य है। तो ये हो गया सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। इसके आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है दूरबीन की खोज। तो आपको पता है 1601 में इटली के वैज्ञानिक, नाम है गैलीलियो, इन्होंने दूरबीन की खोज किया। दूरबीन की खोज करने से हमारे भूगोल विज्ञान और पूरे विज्ञान जगत में एक बड़ा परिवर्तन आया। जो चीजें हमारी पहुंच से बाहर थी, हमें उसे देखने में, उसे जानने, उसका अध्ययन करने में बहुत आसानी हुई। अब इसके बाद आता है, ये इंपॉर्टेंट तौर पे आप लिख लेंगे, इसके बाद आता है कि ग्रहों की कक्षा का नियम, यानी कि सभी ग्रह, जैसे कि ये हो गया सूर्य, ये हमारा तारा हो गया, इसके चारों तरफ अपने अपने एक कक्षा में यानी कि एक मार्ग में सभी ग्रह घूमते हैं। इस चीज को जोहान्स केपलर नाम के एक विद्वान ने बताया। नाम मैं लिखता हूं, जोहान्स केपलर। जोहान्स केपलर ने बताया कि सभी ग्रहों की एक अपनी फिक्स कक्षा है जो अपने तारे के चारों तरफ अपनी ही कक्षा में घूमते हैं। तो इसे क्या कहा गया? ग्रहों की कक्षा का नियम। और बताया किसने? जोहान्स केपलर ने। अब बात आती है ब्रह्मांड की। ये तो हो गए कुछ बेसिक से नियम। अब इसके बाद बात आती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जैसा आपने देखा है, हमारे सभी धर्मों में कुछ अलग अलग नियम हैं। सभी धर्मों में, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में खुद ही लिखा हुआ है शेषनाग के फन पर, ये वो जो भी है, मैं उनका विरोध नहीं करता। अब हम बात करेंगे भूगोल की, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं और भूगोल में हम वो चीजें देखेंगे जो हमें दिखाई देता है, हम वो चीजें मानेंगे। तो इसलिए आज तक इस पृथ्वी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए एक सर्वमान्य सिद्धांत है जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। हिंदी में बात करें तो इसे महाविस्फोट सिद्धांत कहा जाता है। महाविस्फोट सिद्धांत। तो आज तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तारे सब कुछ कैसे बने, उनके लिए सिर्फ एक ही नियम है, जबकि इसका विरोध कई बार हुआ, लेकिन दूसरा कोई भी सिद्धांत इससे एप्रोप्रिएट यानी कि इससे उचित सिद्धांत नहीं उपलब्ध है। इसलिए हमें यही मानना है, महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। समय है 1894 से 96 के लगभग। विद्वान का नाम है जिन्होंने इसे दिया, नाम है जॉर्ज लेमेंतेयर। जॉर्ज लेमेंतेयर ने इस नियम को 1894-96 में प्रकाशित किया, यानी कि जनता या दुनिया को बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सिर्फ एक सिद्धांत जिम्मेदार है, वो है महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी। और 1967 में रॉबर्ट वेगोनर नाम के एक विद्वान ने इसी नियम को
बहुत डिटेल में दोबारा से एक्सप्लेन किया है, यानी कि इन्होंने इसका विरोध नहीं किया, इन्होंने भी महाविस्फोट सिद्धांत को ही सर्वमान्य माना है। अब हम बात करते हैं महाविस्फोट सिद्धांत है क्या। तो जरूरी तौर पर आप विद्वानों के नाम लिख लेंगे कि विद्वानों नाम किस विद्वान ने इस सिद्धांत को दिया है और बाद में किन्होंने एक्सप्लेन किया है। ये सन ज्यादा मायने नहीं रखते हैं क्योंकि आप भूगोल देख रहे हैं, इतिहास में नहीं है। चलिए तो हम बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी है क्या, यानी कि जॉर्ज लेमेंटर ने महाविस्फोट सिद्धांत में क्या बताया। उन्होंने बताया सबसे पहले, यानी कि कई करोड़ वर्षों पहले यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक निश्चित छोटे से केंद्रीय गोलक में निहित था, यानी कि एक छोटा सा गोलपिंड जो एक केंद्र से भी छोटा, यानी कि अत्यंत सूक्ष्म बिंदु था, और वही महाविस्फोट सिद्धांत के तहत पूरे ब्रह्मांड की रचना करता है। कैसे ऐसा एक छोटा सा पिंड था, अचानक से क्या हो गया कि ब्रह्मांड बन गया। तो अत्यंत ताप और दाब के कारण, अत्यंत संकेंद्रण के कारण ऊर्जा बढ़ती ही गई और फिर क्या हुआ, इसमें आकस्मिक विस्फोट हुआ। आकस्मिक विस्फोट होने पर क्या हुआ, कई टुकड़ों में ये पिंड टूट गया, इसका विस्तार होने लगा और होते होते ये कई टुकड़ों में टूट गया। टूटने के बाद उसी से ग्रह, उपग्रह, तारे और सूर्य, चंद्रमा, हमारी पृथ्वी, सबका निर्माण हुआ। यह नियम महाविस्फोट सिद्धांत कहलाता है और अब तक के लिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सर्वमान्य सबसे उचित नियम यही है, महाविस्फोट सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके लिए जरूरी है महाविस्फोट सिद्धांत में वैज्ञानिकों के यानी विद्वानों के नाम याद करना। इसके आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है आकाश गंगा की। आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी। आकाश गंगा या गैलेक्सी क्या है, यह हाइड्रोजन गैस से बने सफेद उजले धुंध जैसे बहुत बड़ी सी गोल या सर्प के आकार की सर्पाकार रचना होती है, यानी कि एक बड़े से हाइड्रोजन गैस से बने सफेद उजले धुंध जैसे या प्रकाश के एक बड़े पुंज से हाइड्रोजन गैस से सफेद उजले धुंध जैसे बहुत बड़ी सी गोल सर्पाकार रचना होती है, जिसे आकाश गंगा कहते हैं। मेन तौर पर मेन बात क्या है कि आकाश गंगा कहने का एक सिस्टम क्या है, देसी भाषा में आप सीधे सीधे कह सकते हैं तारों का एक विशेष समूह जिसमें असंख्य तारे होंगे और इन्हीं तारों की रोशनी, इन्हीं की चमक से ये जो सफेद डिजाइन आपको दिखती हल्की धुंध जैसी, वो कुछ इस प्रकार दिखती है, ऐसे लगभग कुछ इस तरह से आपको गोलाकार या फिर दूसरे आकार में भी ऐसी अलग अलग आकाश गंगाएं देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं हमारी आकाश गंगा, जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। हिंदी में लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं मिल्की वे, जिसे अर्थ दुग्ध मेखला। इसका हिंदी बताने का मेन मकसद ये है कि पेपर में अगर आप इंग्लिश पे नहीं ध्यान देते हैं तो हिंदी में दुग्ध मेखला लिखा हो तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। मिल्की वे कहें या दुग्ध मेखला कहें, हमारी आकाश गंगा का नाम दुग्ध मेखला है, जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। इसका आकार कैसा है,
सर्पिलाकार। हमारी आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है, यानी कि सांप के आकार जैसा है। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ नोट्स के तौर पर लिख लेते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट, पृथ्वी के सबसे निकट निहारिका यानी कि मंदाकिनी यानी आकाशगंगा नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा। अब जबकि ब्रह्मांड की सबसे हल्की निहारिका सबसे हल्की निहारिका नाम है ओरियंस स्वार्ड। ओरियंस स्वार्ड। ये दो शब्द हाईलाइट करके आप इन्हें याद करिए, ये इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। चलिए आगे बात करते हैं। मंदाकिनी। मंदाकिनी किसे कहते हैं? तो यह एक कई आकाश गंगाओं का बृहद पुंज है मंदाकिनी। हमारी जो मंदाकिनी जिसमें हमारी आकाश गंगा मिल्की वे है, उसमें टोटल 24 आकाश गंगाएं हैं, यानी कि 24 आकाश गंगाओं का एक समूह मंदाकिनी कहलाता है। तो ये हो गया मंदाकिनी, जिसमें हमारी आकाशगंगा मिल्की वे स्थित है। उसमें टोटल 24 आकाश गंगाएं हैं। तो 24 आकाश गंगाओं का समूह मंदाकिनी कहलाता है। ये संख्या 24 फिक्स नहीं है, यहाँ 24 या फिर उससे ज्यादा हो सकते हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे जिसमें है उसमें 24 आकाश गंगाएं टोटल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदाकिनी के बाद बात करते हैं ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल हिंदी में बात करें तो कृष्ण विवर क्या होता है? आपको मालूम है सभी पिंड, ग्रह, उपग्रह, तारे, सूर्य सबके केंद्र आयरन या निकिल से बने होते हैं। तो तारे, यहां आप लिखेंगे तारे, सूर्य या फिर आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड ना लिख के तारे या फिर सूर्य। ये सभी तारे या सूर्य एक लंबे समय बाद वो क्षीण होने लगते हैं, यानी कि वो नष्ट होने लगते हैं, उनका केंद्र बढ़ने लगता है। तो एक मिनट, तारे सूर्य में लंबे समय अवधि के बाद उनके केंद्र का विस्तार होने लगता है। विस्तार होने लगता है जिससे उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है और क्या होता है, उनका पूरा पार्ट यानी कि वो पिंड पूरे आयरन प्लस निकिल के बन जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जब पूरा कोई भी तारा या कोई सूर्य या कोई पिंड जब पूरा आयरन निकिल का बन जाएगा, उनकी आपसी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। इनमें क्या होगा, आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। जब आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है तब ये बन जाते हैं ब्लैक होल। अब इनको ब्लैक होल क्यों कहा जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? ये एक तारा है,
मान लीजिए हमारा सूर्य ही है, एक लंबे समय बाद सूर्य का केंद्र बढ़ते बढ़ते आयरन निकेल की अधिकता होते हुए सूर्य की सारी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। ऐसे सभी तारों की धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। फिर ये क्या बनते हैं, इनकी ऊर्जा खत्म होने के बाद ये आयरन प्लस निकिल बन जाएंगे। अब ये पूरा पार्ट आयरन और निकिल बनने से क्या होगा, इनमें अत्यंत आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी। अत्यंत आकर्षण से अब यह एक ब्लैक होल बन चुका है और ब्लैक होल बना पिंड क्या करेगा, ब्रह्मांड में है तो ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, जैसा कि आपको पता है। जब तक चीजें चल रही तब तक उनका अस्तित्व है। ब्रह्मांड में स्थिर किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये जहां से गुजरते हैं इनकी आकर्षण शक्ति बढ़ जाने के कारण ये जिसके पास से गुजरेंगे, इनकी रेंज में, इनकी कक्षा में, यह है ब्लैक होल। आने वाला कोई भी पिंड आसपास होगा ये उसे अपने आप में खींच लेंगे, अपने में खींचकर समाहित कर लेते हैं और उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, क्योंकि इनकी आकर्षण शक्ति इतनी तेज होती है जो कोई छोटा पिंड इनके अंदर जाता है वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है और उसे भी आयरन या निकिल में परिवर्तित कर लेते हैं। ये होते हैं ब्लैक होल। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इस ब्रह्मांड या पृथ्वी पर आदर्श कृष्णिका, एक शब्द आता है आदर्श कृष्णिका, यानी कि सबसे टॉप क्लास का ब्लैक कलर कहाँ होता है। जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो आदर्श कृष्णिका सबसे अच्छी ब्लैक होल में होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक होल ही इस ब्रह्मांड की ऐसी चीज है जिसमें प्रकाश का कोई भी पार्ट नाम मात्र भी परिवर्तित नहीं होता है कभी भी। जो गया वही समाहित हो जाएगा और यही होता है आदर्श कृष्णिका। तो आज का टॉपिक यहीं ब्रेक करते हैं और उम्मीद है वीडियो